नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। मास्क आपकी और आपके परिवार दोनों की सुरक्षा करेगा। और जब भी आप मास्क लगाएं, सही तरीके से लगाएं, अपने मुंह और नाक को ढकें। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान यास अब से कुछ देर पहले ओडिशा के भद्रक पहुंच गया। अब से कुछ देर पहले यास धामतरा में तट से टकराया, जिसकी वजह से वहां तूफानी हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में जोरदार बारिश भी शुरू हो चुकी है। यास के असर से ओडिशा और बंगाल के कई जिलों में तूफानी हवाएं चल रही हैं। तूफान के ओडिशा पहुंचने की वजह से भद्रक जिले में भारी बारिश हो रही है। बालासोर में यास की वजह से तूफानी हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर के मंदारमनी में भी तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंच जाएगा। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ओडिशा में भद्रक में यास तूफान टकराया है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बारिश हो रही है। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ओडिशा के बालासोर की है। यहाँ पर तेज हवाओं से दहशत है, क्योंकि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं, जो अगले 3 से 4 घंटे हैं वो काफी ज्यादा अहम है। और यास तूफान का असर यह है कि कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है, जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। और स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ सेना मुस्तैद है, राहत बचाव के काम में जुटी हुई है, क्योंकि 3 से 4 घंटे काफी अहम है। उसके बाद तूफान के कमजोर पड़ने की संभावना है और उसके बाद ये तूफान रुख करेगा झारखंड का। लेकिन ओडिशा के तट से तूफान टकरा चुका है। भद्रक में ये तूफान टकराया है। इसका असर यह है कि कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तूफानी हवाओं से लोग दहशत में हैं और ये तूफानी हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो ये तस्वीरें आप समझिए, कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं और जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहां पे लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव मौजूद हैं। आशिका सिंह है दीघा बंगाल से और अजेश मलिक हैं भुवनेश्वर से। अजेश, हम तस्वीरें भी दिख रहे थे, भद्रक में टकराया है यास तूफान। इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? जरूर देखिए, जो 9 बजे 7-9 बजे जो लैंडफॉल प्रोसेस शुरू है और ये जो लैंडफॉल प्रोसेस 3 से 4 घंटे तक ऐसे जारी रहेगा। उसी वक्त आप जो अभी एसआरसी से जो बोल रहे थे कि जो ये जो 3-4 घंटे थोड़ा ज़्यादा बारिश होगा और जो विंड का स्पीड 130 से 140 तक रहेगा। पहले से वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 180 तक विंड स्पीड जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा कम रहेगा कि 130 से 140 तक विंड स्पीड रहेगा। और इसी वक्त थोड़ा ज़्यादा बारिश होगा, विशेष करके जो बालेश्वर और भद्रक में ज़्यादा बारिश होगा उसी वक्त। This wind speed will continue for next 3 hours. Thereafter, the wind speed will gradually decrease as the cyclone will move into land. Gradually decreasing, it will become about 60 to 70 kilometers per hour by tomorrow morning over southeast Jharkhand
and adjoining areas of North Odisha and West Bengal. The damaging wind of 100 to 120 km per hour can be expected over interior district of North Odisha like Mayurbhanj, and also the adjoining interior districts like Paschim. तो मौसम वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि जो तूफानी हवाएं हैं उनकी रफ्तार कुछ कम होगी। आशिका हमारे साथ दीघा में मौजूद है बंगाल से। आशिका, तूफान का असर उड़ीसा में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस वक्त दीघा में क्या स्थिति है? हवाओं की गति क्या है ये मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगी। जो पेड़ है हवाओं की साथ जो है वो झूमते नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा लैंडफॉल की प्रक्रिया जो सुबह 9:15 बजे शुरू हुई है, मतलब कि ये जो अगले 3 घंटे हैं ये सबसे क्रूशल हैं। जब तूफ़ान ज़मीन से टकराता है, चक्रवाती तूफ़ान, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे लैंड पर वो आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी गति जो है वो कम होती रहती है। तो लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अभी तक पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, करीब 20,000 घर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, और लगभग 15 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। तटीय इलाके जो हैं, गांव जो हैं, वहां पर पानी भर गया है। एक तो तूफान यास और ऊपर से पूर्णिमा, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर के जो नदी और समुद्र है पूरी तरह से उसको उफान पर ला दिया है। और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, चाहे दक्षिण 24 परगना के, चाहे फिर यहाँ दीघा में कई तस्वीरें ऐसे भी सामने आई हैं जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में बह कर के जाती हुई नज़र आई हैं। तो समुद्र जो है वो पूरी तरह से उफान पर है और पानी भरता जा रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय प्रशासन के लिए उभर कर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सचिवालय में कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, लगातार पल पल के जो अपडेट हैं उस पर नजर बनाई। ठीक है आशिका, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल उड़ीसा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहां से आई एक तस्वीर में तो होटल के अंदर समंदर का पानी घुस चुका है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए उड़ीसा के बालासोर, जहां पर दहशत में लोग इसलिए हैं क्योंकि जो समंदर का पानी है वो वहां पर पहुंच चुका है, और यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। होटल के अंदर समंदर का पानी घुस गया है, तो ये खतरनाक हो चुका है और काफी ज्यादा नुकसान भी होने की संभावना है। होटल के अंदर ही घुस रहा है। अब देखें होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है, और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है। जो 20 मीटर के दूर में रहता था और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान, आज हम कहर दिखा रहे हैं कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाया जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज़्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी ये जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। अजेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजेश, उड़ीसा में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। राहत बचाव के लिए इस वक्त कितनी टीमें तैनात हैं? देखिए जो अभी जो लैंडफॉल प्रोसेस शुरू है अभी तो 3-4 घंटे तक जारी रहेगा। उसके बाद जब बारिश कम होगा और जो तूफान जो पवन भी विंड का स्पीड जो कम होगा, उसके बाद जो रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो जाएगा। अभी जो ग्राउंड पर देखेंगे तो आसपास 50 एनडीआरएफ टीम है, आसपास 60 ओड्राफ टीम है और 200 फायर टीम है। जो सब कुछ अभी जो इलाके में, जो जिस इलाके में शायद बालेश्वर और भद्रक में अब सब तैनात है। उसके बाद जब बारिश और तूफान विंड स्पीड कम होगा, उसके बाद रिस्टोरेशन वर्क शुरू होगा। अभी जो एसआरसी ऑफिस
कोऑर्डिनेशन में रहा है। जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ने जो डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है उनके रिपोर्ट के मुताबिक जो रिस्टोरेशन वर्क शुरू होगा। अब जो अभी जो एसआरसी बोल रहे थे कि तूफान बारिश भी चल रहा है जो बालेश्वर और भद्रक में, और बारिश खत्म होने के बाद रिस्टोरेशन का काम शुरू होगा। लेकिन अभी देखिए जो आसपास 6 लाख लोगों को भी अभी इवैक्यूएट किया गया है। अभी उनको जो साइक्लोन शेल्टर में भेजा गया है, और देखेंगे तो अभी जो कितना डैमेज हुआ है और जो डैमेज असेसमेंट चल रहा है, विशेष करके जो जगत सिंहपुर केंद्रापड़ा में तो तूफानी और बारिश कम हो गया अभी। ठीक है अजयेश, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। दरअसल बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से तो अब डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती दिखाई दी। तो ये हालात हैं दीघा के, और हमारी सहयोगी ही दीघा में मौजूद हैं, लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं। आशिका, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो चौंका रही हैं, साथ ही साथ डरा भी रही हैं। अब इससे निपटने के लिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो नदियों का पानी है, उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी ब्रीफिंग में ये कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज इस समय उफनती हुई नदियां और समुद्र है। ये लो लाइंग एरियाज जो भी हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बीच के साइड में जो दीघा में है, वहाँ सब जगह पानी भर चुका है। मैं तस्वीरें यहाँ की अगर आपको दिखाऊं तो जो हवा है वो बहुत तेज़ गति से चल रही है, और जो पेड़ है कई जगह पर वो उनके हिस्से टूट कर गिर रहे हैं। और हालांकि एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है, लगातार पेट्रोलिंग भी चल रही है। पेड़ के टुकड़े जहाँ पे गिर रहे हैं उनको तुरंत जेसीबी से हटाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके समुद्र का पानी, नदी का पानी जो रिहायशी इलाकों में घुसा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय प्रशासन के लिए है। राहत और बचाव कार्य में इसके चलते जो है वो दिक्कत आ सकती है। हवाओं की गति तेज है, लगातार बढ़ती जा रही है। तूफान जमीन से टकरा चुका है और अब अपने सबसे भयावह रूप में जो है वो सामने आ रहा है। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में मौजूद दीघा में यास की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से समंदर के पास वाले कई इलाकों में पानी घुस चुका है। यही नहीं, तूफान की वजह से वहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हो रही है। तो यास की टेंशन ज्यादा है क्योंकि दीघा में समंदर उफान पर है, नदियां उफान पर हैं, और ऐसे में अब वहां पर बाढ़ का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है उससे कैसे निपटा जाए। अगले 3 से 4 घंटे काफी ज्यादा अहम है क्योंकि तूफान के और विकराल होने की संभावना है। उसके बाद जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दोपहर के बाद ये तूफान कमजोर पड़ेगा और फिर झारखंड का रुख करेगा। लेकिन अब देखिए, जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जो लगातार वहां पर नदियां उफान पर है, उसका पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। और जो बवंडर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है, इस तरह का बवंडर, और इससे भी लोगों की परेशानी बढ़ी। इस वक्त राहत बचाव के लिए टीमें तैनात है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 घंटे काफी ज्यादा अहम है। ओडिशा के केंद्रापड़ा में यास की वजह से तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए, तो वहीं भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। यस का इम्पैक्ट धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। अभी हम केंद्रापड़ा में हैं और जो 4 जिले डायरेक्ट इम्पैक्ट उसमें फील हो रहा है, उस जिले में केंद्रापड़ा भी है। और केंद्रापड़ा में झमाझम बारिश सुबह से हो रही थी, मगर अभी इसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। हवा भी बहुत तेज़ रफ्तार से बह रही है। तूफ़ानी हवाएं अंदर तक हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत पेड़ उखड़े पड़े हैं और कुछ जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं वो भी नीचे गिरे पड़े हैं। तो अभी कहाँ कितना डैमेज हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लैंडफॉल करने का टाइमिंग अभी आगे कर दिया गया है। अब आईएमडी की तरफ से जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 से 11 बजे के बीच ये लैंडफॉल करेगा।
और तैयारी की बात अगर हम करें तो उड़ीसा सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की है और यह तैयारी की एक नज़ारा हम कह सकते हैं। उड़ीसा रैपिड एक्शन जो उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो अभी तैनात है। यहाँ पे 3 टीमें तैनात है। उनके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके पास ज़रूरी सब सामान है, सब जो पेड़ काटने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो सब सामान है। एक बार ये साइक्लोन थम जाए या फिर लैंडफॉल कर जाए, उसके बाद 2-3 घंटे तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। फिर उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कहाँ कहाँ कितना कितना डैमेज हुआ है। अजेश, हम रिपोर्ट और तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि यास तूफान तो भद्रक से टकरा चुका है, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर? जी ये जो एक्चुअली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 180 किलोमीटर पवन जो विंड स्पीड अभी है, लेकिन वो जो अभी जो असेसमेंट आया है तो कुछ पेड़ टूटता है, कुछ जो कच्चा घर वो भी टूटा है, लेकिन सब बारिश थमने के बाद और विंड स्पीड थमने के बाद ही जो असेसमेंट किया जाएगा। अभी जो ग्राउंड से आ रहा है जो रिपोर्ट एसआरसी ऑफिस से, जो कि कुछ ही जो पेड़ टूटा है, अभी कुछ ही घरों में पानी घुस गया है और कुछ ही कच्चा घर भी टूटा है, लेकिन पूरा रिपोर्ट नहीं आया है अभी तक। जो लैंडफॉल प्रोसेस खत्म होने के बाद 3-4 घंटे लगेगा, उसके बाद खत्म होने के बाद ग्राउंड पे रिपोर्ट आएगा। लेकिन अभी जो सब टीम मौजूद है जो रिस्टोरेशन काम के लिए, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो लोग भी ग्राउंड में है, अभी वो भी रिपोर्ट भेज रहे हैं एसआरसी ऑफिस को। लेकिन अभी जो अपडेट है तो थोड़ा बहुत जगह में जो कच्चा घर था वो टूट चुका है और ज्यादा पेड़, बड़ा पेड़ भी वो भी टूट चुका है, लेकिन कुछ घरों में पानी घुस गया है। ऐसे कुछ रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन पूरा डैमेज रिपोर्ट शायद 1 बजे के बाद ही आएगा। लेकिन अभी कुछ जो एसआरसी ऑफिस से कोऑर्डिनेट किया गया है, जो बार भी उनके साथ बात किया जाता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 1 बजे के बाद ही एक रिपोर्ट पूरा एक रिपोर्ट आएगा। लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, जो भद्रक और बालेश्वर विशेष करके प्रभावित हुआ है, जो ठीक है अजेश, बने रहिए। 2 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये दीघा की है, पश्चिम बंगाल के। यहाँ पर समुद्र में उफनती लहरें हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो उफनती लहरें हैं, अब ये पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती हो जाता है वहां पर राज्य सरकार के लिए। तो पश्चिम बंगाल के दीघा से ये तस्वीरें, और वहां पर हमने देखा कि पेड़ गिरने की भी घटनाएं हुई और जो हवाओं की रफ्तार है वो भी काफी ज्यादा है। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। ये आप देखिए, पानी यहाँ पर पहुंच चुका है और अब ये ज्यादा परेशानी बढ़ा रहा है। आशिका, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि जो समुद्र में उफनती लहरें हैं, जो उफनती नदियां हैं, वो सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ की मैं आपको दिखाऊं। बारिश जो है वो झमाझम बारिश तेज हवाओं के साथ शुरू हो गई है। रह कर बारिश हो रही है और अभी तेज बारिश शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ समुद्र और नदियां जो उफान पर है जगह जगह पर। दक्षिण 24 परगना से, पूर्व मिदनापुर से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी जो है घुस गया है। जो सबसे बड़ी मुश्किल इस समय प्रशासन के लिए है, बाढ़ जैसी परिस्थिति है जिससे निपटना राज्य सरकार को पड़ेगा। तो एक तरफ जो है बाढ़ की स्थिति, दूसरी तरफ ये साइक्लोन। तो ये बड़ी चुनौती जो है राज्य सरकार के सामने। हालांकि तैयारी पूरी है और पेड़ जहाँ गिर रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और नगर निगम, नगर निकायों को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुरंत ही रास्ते को साफ करें। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो बिजली और जो टेलीफोन कनेक्शन है उनको जो है ठीक करना रहेगी। और इस समय जो सबसे बड़ा मुकाबला है राज्य सरकार के लिए, सबसे बड़ी मुश्किल है वो लो लाइंग एरियाज में पानी का भरना, बाढ़ जैसी परिस्थिति का बनना है। बिल्कुल, तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं दीघा की समुद्री लहरें उफन रही हैं। ये परेशानी को ज्यादा बढ़ा रही हैं और जो इससे सटे हुए इलाके हैं वहां के लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में जो रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एक होटल में भी पानी घुस गया था, इससे ज्यादा
मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और जो तूफानी हवाएं हैं वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने की संभावना है और अगले 3 से 4 घंटे काफी ज्यादा अहम हैं। 3 से 4 घंटे में ये तूफान काफी तबाही भी मचा सकता है और कई जगह पर दीघा में पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी यास तूफान का असर है। इस वक्त ओडिशा के भद्रक में तूफान टकरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हमने बवंडर देखा था उसके बाद जो उफनती लहरें हैं समुद्र में और नदी में वो परेशानी को ज्यादा बढ़ा रही हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंचना ऐसे में दिक्कतें ज्यादा बढ़ाता है। और फिर समुद्र में तो इसको लेकर के अलर्ट है, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें, सेना मुस्तैद है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जाए। और जैसे जैसे 3 से 4 घंटे जो काफी अहम है, काफी तबाही ये यास तूफान मचा सकता है, उसके बाद इस तूफान के कमजोर पड़ने की संभावना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। आशिका, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि कब तक ये तूफान कमजोर पड़ेगा और स्थिति का आंकलन कब तक होगा? देखिए, करीब 9:15 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई है धामरा के पास, भद्रक के पास उड़ीसा में, और 3 घंटे का समय जो माना जा रहा है मेट ऑफिस की तरफ से कि 3 घंटे का समय लगेगा पूरी तरह से जब ये तूफान ज़मीन पर आ जाएगा। और जब भी कोई चक्रवाती तूफान समुद्र में होता है तो वो स्पीड लगातार उसकी ज़मीन तक आते आते बढ़ती रहती है, और ज़मीन को जब वो टकराता है सबसे ज़्यादा भयावह शक्ल तभी होती है उस तूफान की। ज़मीन पर आने के बाद धीरे धीरे स्पीड जो है वो घटना शुरू हो जाती है, यानी कि 3 घंटे जब लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे ये तूफान कमज़ोर होगा, लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में ये है। इसके बाद धीरे धीरे ये सीवियर साइक्लोन फिर साइक्लोन की शक्ल लेगा, और इस बीच जो है तबाही का जो मंजर है वो मैं आपको बता दूं कि 20,000 से ज़्यादा घर इस समय पश्चिम बंगाल में सिर्फ जो है वो धराशायी हो चुके हैं। 15 लाख लोगों को हालांकि राज्य सरकार ने, एनडीआरएफ ने निकाल करके सुरक्षित जगहों पर शेल्टरों में ले जाया है, रखा है, लेकिन जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, समुद्र उफन रहे हैं, नदियाँ उफान पर हैं, और इसी की वजह से दक्षिण 24 परगना और ये पूर्वी मिदनापुर यहाँ पर रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, जो सबसे बड़ी मुसीबत का सबब है प्रशासन के लिए। तो ये लैंडफॉल की प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक सबसे तेज़ गति रहेगी हवाओं की और बारिश की। हालांकि पूर्णिमा है, उसके बाद भी जो टाइड है वो हाई टाइड ही रहेगी, जिसके वजह से जो यहाँ पर तस्वीरें मैं दिखाते हुए आपको बताऊं, हवा जो है वो तेज़ हो रही है, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, कि जो समुद्र की लहरें हैं वो उड़ीसा चाहे पूर्व मिदनापुर की बात करें तो वो 2 से 4 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं, मिल सकती है इससे भी ज़्यादा ऊंची लहरें। और यही कारण है कि जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी भरता जा रहा है। कई जो नदियों पे बने बांध हैं, स्पेशली दक्षिण 24 परगना में जगह जगह पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ही बारिश में जब नदी उफान पर होती है तो गांव में पानी घुस जाता है। वो बांध भी कई जगहों पर टूट गए हैं जिन पर प्रशासन की नज़र है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नबान्नों में बनाए हुए कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और पल पल की स्थिति का जायजा ले रही हैं। बिल्कुल आशिका, ये भी बताइए, क्योंकि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो रिहायशी इलाकों में पानी पहुंचा है वो ज्यादा चुनौती बन गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भी यास की वजह से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोगों की मुश्किल तब और बढ़ गई जब गंगा नदी का पानी कई गांव में घुस गया, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो ये उड़ीसा में भद्रक से तूफान टकराया है, लेकिन जो स्थिति है वो ज्यादा चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, कई जिले ऐसे हैं जो यास तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है?
जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी दी है, करीब 15 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। 20,000 से ज़्यादा घर जो है टूटने की खबर प्रशासन के पास पहुंच चुकी है। लेकिन असली तस्वीर जो विनाश की है वो तूफान के ख़त्म होने के बाद ही नज़र आएगी, क्योंकि जब ये पानी नीचे उतरेगा रिहायशी इलाकों से तब जो है वो सही तस्वीर जो है वो समझ में आएगी। अगले 3 घंटे बहुत ही क्रूशियल हैं। हवाएं तेज़ गति से बह रही हैं उड़ीसा से लेकर के, और ये उड़ीसा से सटा हुआ पूर्वी मिदनापुर पश्चिम बंगाल का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस तूफान के चलते। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, बारिश जो है वो तेज़ होती जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो चाहे सेना की गाड़ी हो, सेना की टीम हो, चाहे फिर एनडीआरएफ की टीम हो, लगातार सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। और जेसीबी जो है वो जगह जगह पर उनको तैनात करके रखा गया है, क्योंकि पेड़ जो गिर रहे हैं, पेड़ों के हिस्से गिर रहे हैं, उनको तुरंत हटाने का काम प्रशासन की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। हवाएं देखिए तेज़ बह रही हैं, जो पेड़ हैं वो आपको झूमते हुए नज़र आएंगे, और यही कारण है कि जगह जगह पर पेड़ भी गिर रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुसीबत का सबब है। हालांकि पहले से ही पुलिस की तरफ से सभी लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी आज जो लोग हैं वो कई जगहों पर बाहर आते हैं। ठीक है आशिका, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। इस बीच उड़ीसा के भद्रक की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तूफानी हवाओं की वजह से एक मकान की छत पर लगा टीन शेड उड़ गया, और यास की वजह से तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हो रही है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों ही उड़ीसा की है। अब देखिए, पहली तस्वीर में टीन शेड उड़े हैं, तो यानी कि समझिए कि जो हवा की रफ्तार है वो कितनी ज्यादा है। और पहले की जैसे कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक, लेकिन अब आंकलन कुछ कम हुआ है, 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही हैं, और भारी बारिश भी हो रही है। अजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजेश, जो तूफानी हवाओं की रफ्तार है काफी ज्यादा है, एक जगह तो हमने देखा टीन शेड भी उखड़ चुका है। इस वक्त क्या स्थिति है, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, और उड़ीसा के यास तूफान की वजह से कितने जिले प्रभावित हुए हैं? देखिए, अभी तो हम भुवनेश्वर में, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है कि 130 से 140 किलोमीटर पर आवर में अभी विंड स्पीड है। लेकिन अब जो भद्रक बालेश्वर तो यास की जो साइक्लोन में ये 4 जिला प्रभावित होना था, लेकिन अभी जो केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर के ऊपर विपद ऑलरेडी टल चुका है। लेकिन अभी जो बालेश्वर और भद्रक में जो लैंडफॉल प्रोसेस चालू है, अभी जारी है, उसी हिसाब से हम बोले तो जो भद्रक और बालेश्वर में अभी विंड स्पीड भी 130 से 140 तक चल रहा है। अभी बारिश भी तो ज्यादा बारिश भी हो रहा है, लेकिन जो 9 बजे से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ था, अभी 3 घंटे से 4 घंटे तक जारी रहेगा। तो हम इसी हिसाब से हम देखें तो और 2 घंटे अभी भी बालेश्वर और भद्रक के लिए अभी भी विपद है ये 2 जिले में। लेकिन जो बालेश्वर और भद्रक में ज्यादा से जो नदी के आसपास जो गांव है, उससे अभी भी ज्यादा गांव में पानी भर गया है, अभी भी अपडेट आ रहा है। लेकिन जो नदी के आसपास जो गांव है, उसके गांव में पानी भर गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी टूटे उसके आसपास। जो विशेषकर भद्रक और चांदपल्ली के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी टूटे हैं। लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट की जो हार्डिंग सिस्टम भी अभी काम शुरू किया है, लेकिन ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए जो इवेक्यूएशन ठीक है अजेश, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल ही नहीं, बिहार और झारखंड तक यास का असर महसूस होगा। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर 24 परगना में यास के असर से समंदर में ववंडर दिखने को मिला। पूर्वी मेदिनीपुर में तेज हवाओं के साथ वहां पर आंधी चल रही है। उत्तर 24 परगना में आंधी और बारिश से 80 घरों को नुकसान हुआ है। यास से बड़े नुकसान का अंदेशा है। राज्य सरकार ने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यास के खतरे को देखते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पूरी स्थिति पर नजर रख रही हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद कोलकाता में बनाया गया एक कमांड सेंटर पहुंचकर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। तूफान से बचाने के लिए एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सेना और एनडीआरएफ तैनात भी है और हर स्थिति से निपटने को तैयार है। चक्रवाती तूफान यास की राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि 15 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सिर्फ दीघा से ही 1.5 लाख लोगों को निकाला गया।
तूफान की वजह से वहां 20,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं, जबकि निचले इलाकों में तूफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बंगाल के उत्तर 24 परगना में आंधी और तेज बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर 24 परगना के हाली शहर में 40 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। वहीं हुगली में भी 40 घर आंधी और बारिश की चपेट में आ गए हैं। बिजली गिरने से यहां 2 लोगों की मौत हो गई है। यास तूफान की वजह से राज्य में 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हवा से मतलब पूरा घर झुक गया। इसके बाद जब वहाँ से एगो हल्का सा चिरक दिखाया, उन दोनों को निकल दिया और उसके बाद हम निकले। अभी तक यस नहीं है, इतना डर लग रहा है जैसे हम लोग नया जीवन मिला है यहाँ से, और फिर आने वाला है मौत से लड़ना है हम लोग को। ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक पेड़ अपनी जगह से उखड़कर मकान के पास गिर गया। हालांकि अभी तक इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन पर समाज विरोधी तत्व गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदर्शन में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। और नीतीश कुमार की यह खबर है कि जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में अब आंदोलन पर अलर्ट जारी हुआ है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि इसमें जो समाज विरोधी तत्व हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो समाज विरोधी तत्व है, कौन लोग हैं? क्या ये किसान आंदोलन में ही शामिल है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो किसान जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां जमा है, उसके बीच में कुछ उसमें एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी तत्व पेनिट्रेट कर गए हैं और ये लोग उन्हें भड़काकर उनके जरिए या खुद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जो कानून व्यवस्था की समस्या है, वो खड़ा कर सकते हैं। इस बाबत तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भेज दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। जी बिल्कुल, तो ये नीतीश बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि कोरोना के फैलने के खतरे के बीच ये किसान आंदोलन जारी है और कई पार्टियां इसको समर्थन भी दे रही है। इस बीच नीतीश हमारे सहयोगी बड़ी खबर बता रहे थे कि जो समाज विरोधी तत्व हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं सरकारी संपत्ति को। देश भर में कोरोना के खतरे के बीच तीनों कृषि सुधारों की वापसी की मांग कर रहे किसान आज विरोध दिवस मना रहे हैं। एक तरफ देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विरोध दिवस मना रहा है, क्योंकि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए और यही वजह है कि आज किसान पूरे देश में किसान काला दिवस मना रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के समय किसान घर और गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के प्रमुख 12 विपक्षी दलों ने किसानों के इस फैसले का समर्थन किया है। इससे पहले 12 मई को विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से पीएम मोदी को एक खत लिखकर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। तो किसान संगठनों का ये प्रदर्शन है और किसान काला दिवस मना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 12 विपक्षी पार्टियों का किसानों को समर्थन हासिल है और आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और आज के दिन किसान काले झंडे लेकर के ये विरोध दिवस मना रहे हैं और इसका विपक्षी पार्टियों ने समर्थन भी किया है। कोरोना के खतरे के बीच देश इस वक्त सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में किसान काला दिवस आज मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज किया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दावा किया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। सर, 6 महीने से आपका प्रदर्शन चल रहा है, इस दौरान क्या कुछ मिला, क्या कुछ हासिल हुआ, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि जो देश में आंदोलन अलग अलग जगह चलते थे, अलग अलग बैनर देश में थे,
वे सब एकजुट हुए, इकट्ठे आएंगे, ये लगता है। इसका असर क्या हुआ, क्योंकि सरकार अभी भी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों भी ये कहा था कि आखिरी जो प्रपोजल आपको दिया गया था कि 18 महीनों के लिए इस पे होल्ड लगा देते हैं। हाँ, 1 साल तो हो ही गया और 6 महीने और यहीं रुक जाएंगे, फिर देख लेंगे आगे क्या करते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंदन जजवाड़े गाजीपुर बॉर्डर से, अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से। सबसे पहले चंदन, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि देश इस वक्त सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में किसानों का ये प्रदर्शन, गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए जसप्रीत, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर अभी इसी जगह पर एक पुतला दहन हुआ है, लेकिन उस दौरान हमने देखा कि करीब 100 से 150 किसान थे जो कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को उल्लंघन करते हुए, अवॉइड करते हुए एक दूसरे के साथ खड़े थे और यहाँ पर एक पुतला दहन हुआ जिससे काफ़ी ज़्यादा एक खतरा जो इन्फेक्शन का वो खड़ा हुआ। बार बार चेतावनी के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। किसानों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जरूर किया। आप देख सकते हैं कि काले झंडे लगाए गए बैरिकेड्स पर। यहाँ की स्थिति की अगर हम बात करें तो किसान काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। यूपी पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तैनाती भी की गई है। जो किसान यहाँ पहुंचे थे वो फिलहाल अब यहाँ से वापस जा चुके हैं। सब पश्चिमी यूपी और आसपास के इलाके के थे। उन लोगों ने पुतला दहन किया, नारे लगाए और चले गए। लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए, तकरीबन घंटे भर के लिए देखा कि किस तरह से 100 से 150 किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर बिना मास्क लगाए हुए एक दूसरे के साथ खड़े थे और नारे लगा रहे थे, जिससे कि इन्फेक्शन के फैलने का बड़ा खतरा है। और यही खतरा लंबे समय से आगाह किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि कम से कम ऐसी स्थिति ना बनने दे जिससे कि कोविड की महामारी और फैले। तो लोगों को अपनी जिंदगी भी बचानी है, जिसमें हमने देखा कि जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी वो नहीं बरती गई और इसका एक बड़ा नुकसान किसानों को भी हो सकता है। आंदोलन की स्थिति चाहे जो रहे, आंदोलन को लेकर के चाहे वो जो कोशिश करते हों, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी पर ये बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए, लौटेंगे। दरअसल किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और पुख्ता कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों ने पूरी तरीके से दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। विरोध दिवस के तौर पर आज किसान मना रहे हैं और उसी वजह से कि किसान किसी भी तरीके से वो दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, दिल्ली में आ नहीं पाए। हालांकि किसानों ने कहा है कि वो जहाँ पर हैं वहीं पर काले झंडे लगाकर, काले झंडे फहराकर वो अब ये बंद करेंगे, वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि एक बाइक जो है इस वक्त अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बाइक को दिल्ली पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया कि आज पूरी तरीके से सील किया गया है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में एक और बाइक चालक है, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन्हें मना कर दिया जा रहा है। आपको किधर जाना है? नरेला पुलिस कॉलोनी। नरेला पुलिस कॉलोनी में नरेला पुलिस कॉलोनी में आपको जाना है। पूरी तरीके से आज सील कर दिया गया। आपको बताया इन्होंने? नहीं। अभी तो बताए, अभी बताया ना। हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ओके बॉर्डर को। तो इन्हें ये जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के, इनको जानकारी दी है कि बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लिहाजा दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है सिंघू गाँव होते हुए। तो अब जितने भी लोगों को हरियाणा की तरफ जाना है या फिर नरेला की तरफ दूसरे तरफ जाना है, उन्हें जो है अब सिंघू गांव से होकर जाना पड़ेगा। आज विरोध प्रदर्शन किसानों का देखते हुए पूरी तरीके से बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अमित, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। अमित, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तो सील है, अब सिंघू गांव से होकर जाना होगा हरियाणा जाने के लिए। लेकिन जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदर्शन जरूरी है या फिर जान। देखिए सबसे पहले तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो पंजाब से, हरियाणा से, अलग अलग इलाकों से इस तरीके से वो पहुंच रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन्फेक्शन का खतरा जो है वो फैल रहा है। जो सरकारें लगातार कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो लगातार इस तरीके से कहती है कि वो किसान जो है अब प्रदर्शन ना करे, प्रदर्शन को खत्म कर दे, क्योंकि ये ऐसी महामारी है। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से अस्पतालों के हालात थे,
दिल्ली में और दूसरे राज्यों में भी किस तरीके के हालात थे, उन हालातों से सरकार ने उन्हें किस तरीके से निपटा। हाईकोर्ट, जितने भी राज्य के हाईकोर्ट थे वो हियरिंग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो है किसान लगातार इस तरीके से हरियाणा और पंजाब के इलाकों से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो लगातार काले झंडे अपनी गाड़ियों पर लगा कर आ रहे हैं, काले झंडे यहाँ पर फहराए जाएंगे सिंघू बॉर्डर पर। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठ के जो किसान है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस के जवानों को देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस ने पूरी बॉर्डर को सील किया है। लेकिन ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल बढ़ जाता है जसप्रीत, और इस इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र सरकार, उन सबने ये अपील किया था कि इस तरीके से किसान जो है वो प्रदर्शन ना करे। लेकिन इस बाबत इसके बावजूद भी जो है वो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल, तो किसान मानने को तैयार नहीं है। ठीक है अमित, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल किसानों के विरोध दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन है, ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवान बिना परमिशन की गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। आने जाने वाले लोगों की कोरोना जांच भी हो रही है, तो दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। ये दिल्ली की ग्रेटर कैलाश की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तैयारी पुख्ता है। सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, ट्रैक्टर, ट्रक, गार वगैरह में कोई देहात से रिलेटेड आदमी या किसान लोग आदमी या कोई 4-4, 5-5 सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, कोरोना और किसान दोनों की एक साथ चेकिंग हो रही है। विदाउट परमिशन कोई जा रहा है उसको प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है। प्लस विदाउट परमिशन से रिलेटेड गाड़ी के अलावा जो परमिटेड गाड़ी है उनमें भी चेक किया जा रहा है कि कोई किसान धंधों से रिलेटेड कोई भी आदमी इसमें तो नहीं जा रहा है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलावटी दूध बनाने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के समय 294 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया। आरोपी नामी कंपनियों के पैकेट का इस्तेमाल करता था। उनमें नकली दूध भरने के बाद उन्हें मोमबत्ती से पैक किया करता था। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखा कि किस तरह पॉलिथीन में आरोपी नकली दूध भरकर उसे पैक कर रहा था। आरोपी दूध को कहां सप्लाई करता था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से नकली दूध यहां पर तैयार हो रहा है। और मुंबई में पुलिस ने वर्सोवा में छापा मारा जिसमें 294 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया गया है और इसके साथ ही एक आरोपी को पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच को यह कामयाबी मिली है जिसमें एक आरोपी पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के समय 294 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया। आरोपी नामी कंपनियों के पैकेट का इस्तेमाल करता था। उनमें नकली दूध भरने के बाद उन्हें मोमबत्ती से पैक करता था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखा कि किस तरह पॉलिथीन में आरोपी नकली दूध भरकर उसे पैक कर रहा था। आरोपी दूध को कहां सप्लाई करता था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, कब से ये शख्स लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था, क्या जानकारी मिली है? देखिए, क्राइम ब्रांच के जो आला अधिकारी हैं उनसे जानकारी मिली, पिछले 5 से 6 महीने से ये कारोबार इस तरह से चलाया जा रहा था। और ये जो इलाका है वर्सोवा के इलाके में, जो भारत नगर का इलाका है, यहाँ से ये कारोबार, क्योंकि झोपड़पट्टी का इलाका है और यहाँ पर पुलिस के पहुंचने के चांस है वो काफी कम रहते हैं क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया होता है। और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में हैं, तो उसी का ये फायदा उठाया जा रहा था। इसी के चलते जो मिलावटी दूध है उसमें पानी मिलाया जाता था, जो गंदा पानी होता था वो मिलाया जाता था। उसके बाद फिर जो है जो दूध है उसे जो ब्रांडेड कंपनियां जो दूध की सप्लाई करती है उनकी पॉलिथीन जो होती है, उनको पॉलिथीन को लाया जाता था उठाकर और उसमें भरा जाता था। और भरने के बाद उसकी बिक्री उतने ही दाम में की जाती थी जितना कि असली दूध बिकता है। इस मामले में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि जो 294 लीटर दूध बरामद किया गया है, बड़ी मात्रा में दूध बरामद किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो अमूल और गोकुल दूध की कंपनियां हैं उनकी कई सारी थैलियां बरामद की गई है क्राइम ब्रांच के द्वारा। क्राइम ब्रांच ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन किन इलाकों में इस दूध की सप्लाई हो रही थी और कौन कौन से लोग इसमें और शामिल हैं। आने वाले दिनों में 1-2 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में और हो सकती है, ऐसा क्राइम ब्रांच का कहना है। जसप्रीत, ठीक है दिवाकर।